हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको रैपिड करंट अफेयर्स मिलेंगे और उनसे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी रहेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से नोट करें और इसके मल्टीपल रिविजन्स करें। आने वाले एग्जाम्स में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ सकते हैं, बीच में क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडीबी। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने इंडिया को $10 बिलियन का एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए $10 बिलियन का लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो इसे पूछा जाता है कि किस बैंक ने इंडिया को क्या दिया है, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। हिंदी में दिया है एडीबी ने भारत के लिए $10 बिलियन की शहरी अवसंरचना योजना की शुरुआत की। अगला पॉइंट, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन दिए हैं राजस्थान में अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। राजस्थान में शहरी विकास के लिए $200 मिलियन किसने दिए हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो आपको कितने रुपए दिए गए हैं वो सब ध्यान रखना है। अगला, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही इंडिया को $500 मिलियन का लोन दिया है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। एडीबी ने सतत बुनियादी ढांचों के परियोजनाओं के लिए भारत को $500 मिलियन का ऋण दिया है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $98 मिलियन का लोन साइन किया है। किसके लिए? हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। तो ये साइंस में भी पूछा जाता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है। तो जो बागवानी होती है, फल सब्जियां उगाए जाते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। अब एडीबी से जुड़े हुए स्टैटिक जीके। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस क्या है? ये एशिया का एक देश है। फिलीपींस एशिया का एक देश है। हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना था। ठीक है। फिलहाल 2025 में इसके प्रेसिडेंट है मसातो कांडा। मसातो कांडा जो है जापान के हैं। मसातो कांडा कहाँ के? जापान के हैं। इतना ध्यान नहीं रखना, लेकिन प्रेसिडेंट कौन है ये ज़रूर ध्यान रखना है 2025 में। हिंदी में भी लिख रखा है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर है हमारा, वो है इम्पोर्टेंट डे से जुड़ा हुआ। हर पेपर में आपको एक इम्पोर्टेंट डे का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पहला पॉइंटर है 1 अगस्त 2025 को वर्ल्ड फिनटेक डे होता है। 1 अगस्त 2025 को वर्ल्ड फिनटेक डे होता है। फिनटेक को आपको हिंदी में भी फिनटेक ही याद करना है। हर इंपॉर्टेंट डे के साथ थीम भी याद करनी पड़ती है। तो इसकी इंपॉर्टेंट थीम क्या है? एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। ये 2025 की थीम्स है। ठीक है। 1 अगस्त 2025 को वर्ल्ड फिनटेक डे। इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। हिंदी में एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सशक्त बनाना एआई द्वारा संचालित। ठीक है। अगला जो पॉइंटर है वो है 1 अगस्त 2025 को वर्ल्ड लंग कैंसर डे। इस बार की थीम क्या है? ब्रेकिंग बैरियर्स, चैंपियनिंग अर्ली डिटेक्शन एंड इक्वल केयर। हिंदी में 1 अगस्त 2025 को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया जाएगा। इसकी थीम क्या है? बाधाओं को तोड़ना, शीघ्र पहचान और समान देखभाल को बढ़ावा देना। एक क्वेश्चन और आता है, जो कैंसर का डॉक्टर होता है, कैंसर का डॉक्टर होता है, उसको कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट। और जो कैंसर की स्टडी करते हैं उस साइंस को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। जो कैंसर की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। तो ये बात भी ध्यान रखना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंटर है 1 अगस्त 2025 को वर्ल्ड वाइड वेब डे होता है। हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो 1 अगस्त 2025 को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। इस बार की 2025 की थीम क्या है? एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। 1 अगस्त 2025 विश्वव्यापी वेब दिवस, जिसको आपको इंग्लिश में याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब डे, WWW इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। थीम है इस बार की भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुले वेब का निर्माण करना। इससे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके क्या है? WWW को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। ये कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ है।
इसकी खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली। ये एक ही इंसान है, टिम बर्नर्स-ली, इसने की थी 1989 में। अब डेफिनेशन पूछी जाती पेपर में कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसको वेब भी कहा जाता है। यह एक सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस है। हम जब भी गूगल पे सर्च करते हैं जो पहली चीज़ खुलती है उसको वेब पेज बोलते हैं। तो बहुत सारे वेब पेज जो जुड़े रहते हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा जुड़े रहते हैं और इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। हिंदी में भी लिखा गया है वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली। और वर्ल्ड वाइड वेब की परिभाषा क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है, जिसे अक्सर वेब भी कहा जाता है, आपस में जुड़े वेब पेजों और सूचनाओं की एक प्रणाली है जिसे आप इंटरनेट का उपयोग करके एक्सेस कर सकते हैं। हिंदी में बहुत सिंपल में नोट्स बना है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। अगला पॉइंटर है 3 अगस्त 2025। इस दिन क्या है? तो 15th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, भारतीय ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाएगा इस दिन। इस बार की थीम क्या है? अंगदान जीवन संजीवनी अभियान। अंगदान जीवन संजीवनी अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंटर है 1 जुलाई 2025। इस दिन मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। इस बार की थीम क्या है 2025 की? बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। इस बार ये बनाया क्यों जाता है? तो ये बनाया इसलिए जाता है क्योंकि ये बिधान चंद्र रॉय जी का जन्मदिन होता है। बिधान चंद्र रॉय जी एक डॉक्टर हुआ करते थे, बहुत फेमस, और ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। हिंदी में थीम इसकी लिखी है मुखौटे के पीछे। चिकित्सकों का उपचार कौन करता है? क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिन है, पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये। अगला जो पॉइंटर है वो है 1 जुलाई 2025। इस दिन बनाया गया है जीएसटी डे। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। 2025 में इस दिन की थीम क्या है? जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एम्पावरिंग सिटीजन्स। हिंदी में जीएसटी करों का सरलीकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण। थीम को अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। अब जीएसटी से जुड़े हुए कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन। स्टैटिक, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। पहली बात तो याद रखनी, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है हम अपनी जेब से डायरेक्ट जीएसटी नहीं देते हैं, वो चीज़ों पे जुड़ता जाता है, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है इससे, जीएसटी की स्टार्ट कब की गई थी? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट किया गया था। अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल इसमें आता है कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है? तो जीएसटी 4 प्रकार का होता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। जब आप कुछ चीज़ खरीदेंगे, बिल बनेगा, उसमें ये चीज़ें लिखी रहती है। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह केंद्र सरकार के पास जाता है पैसा, जो नरेंद्र मोदी जी सरकार में उसको केंद्र सरकार बोलते हैं। अगला है एसजीएसटी, जिसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये किसको जाता है? तो हमारे एमपी के सीएम है मोहन यादव, तो ये टैक्स उनको जाएगा। अगला है आईजीएसटी, यह है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और आखिरी है यूटीजीएसटी, यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। अगला इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का जो सवाल आता है वो आता है जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल जो होता है वो संविधान में आर्टिकल 279A1 में लिखा गया है। जीएसटी काउंसिल क्या करता है कि डिसाइड करता है कि जीएसटी का जो पैसा है, जीएसटी का जो पैसा है वो सेंटर और स्टेट में किस प्रकार बटेगा। तो जीएसटी काउंसिल ये देखता है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष फाइनेंस मिनिस्टर है, ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदी में लिखा गया है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी के प्रकार हिंदी में लिखे गए हैं, आप एक बार देख सकते हैं। अगला पॉइंटर है इंडिया का पहला फोटोनिक रडार। एक फोटोनिक रडार बनाया गया है जिसको बनाया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी डीआरडीओ ने एक फोटोनिक रडार बनाया है। तो ये ध्यान रखना है कि इंडिया का जो फोटोनिक रडार है पहला, वो किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंटर है 2024-25 की रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से जुड़ी ट्रॉफी है। पेपर में पूछा जाता है कि किससे जुड़ी ट्रॉफी है, तो एक क्रिकेट से जुड़ी हुई ट्रॉफी, भारत का नेशनल क्रिकेट जो होता है उससे जुड़ी हुई ट्रॉफी है। 2024-25 की रणजी ट्रॉफी का विनर रहा विदर्भ। विदर्भ क्या है? एक प्रकार से क्रिकेट के अंदर जो टीमें खेलती है उसमें विदर्भ एक टीम है।
विदर्भ तीसरी बार जीती है। और रनर अप कौन रहा? रनर अप रहा केरला की टीम। ठीक है, तो ये हिंदी में भी लिखा हुआ, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला, इंपॉर्टेंट समिट पेपर में हमेशा आते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा आएगा। ठीक है, तो देखिए AI एक्शन समिट 2025 ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है पेरिस के अंदर, ग्रैंड पलाइस नाम की जगह में, ग्रैंड पलाइस नाम की जगह में, जिसको फ्रेंच में ऐसे लिखा जाता है और बोलते हैं पैलेस। ठीक है, इसका चेयरमैन कौन रहा है AI एक्शन समिट का? तो इंडिया और फ्रांस। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, अब कोई भी जजमेंट वगैरह सुप्रीम कोर्ट देता है तो उससे जुड़े हुए चीज़ें पूछी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है किसके केस में? तो रामचरण वर्सेस सुखराम, रामचरण वर्सेस सुखराम, रामचरण जी और एक सुखराम जी के बीच एक केस हुआ था। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। तो क्या फैसला दिया है कि जो भी पारिवारिक प्रॉपर्टी होती है, जो हमको माँ बाप या दादा से मिलती है, उसको बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है, उस पर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर हक होता है ट्राइबल वुमेन का, जो आदिवासी औरतें रहती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई उन हकों से ट्राइबल वुमेन को वंचित रख रहा है ना, तो यह एक प्रकार से उन महिलाओं के फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का हनन है। कौन से मौलिक अधिकार का हनन है? आर्टिकल 14 का हनन है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, हिंदी में भी लिखा गया है कि ट्राइबल महिलाओं के को अगर कोई पैतृक संपत्ति देने से रोक रहा है तो वो आर्टिकल 14 का हनन है। कौन से केस के तहत किया गया? तो रामचरण बनाम सुखराम केस के तहत सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, पेपर में ये आएगा, मतलब आएगा। अब एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसको ELI स्कीम बोलते हैं। फुल फॉर्म याद रखिएगा। पहली बात तो याद रखना है 2024-25 के बजट में इसको पेश किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत काम क्या है? तो यह एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको बढ़ाना चाहता है। किस प्रकार बढ़ाएगा? तो जो भी लोग पहली बार कोई प्राइवेट नौकरी में जाएंगे, जो भी लोग किसी तरह से प्राइवेट नौकरी में जाएंगे, तो उनको सरकार 1 महीने की जो उनकी तनख्वाह है, जो कि लगभग 15,000 रुपये तक, 15,000 रुपये तक यह सरकार देगी 2 किस्तों में, 2 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो जो भी पहली बार कोई नौकरी करेगा, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनको 1 महीने की तनख्वाह, और जो नौकरी दे रहा है, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट उनको दे रहा है, उसको क्या दिया जाएगा? इंसेंटिव दिया जाएगा। इंसेंटिव का मतलब होता है उसको थोड़ा बहुत पैसा दिया जाएगा जिससे कि वो और नौकरी दे सके। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पढ़ने जैसा है, वो फर्स्ट टाइमर जो नौकरी है, जो पहली बार नौकरी करने जाएगा, उसको 15,000 रुपये तक दिए जाएंगे, जो कि लगभग 1 महीने की उसकी तनख्वाह होगी। ये 2 इंस्टॉलमेंट में देगी भारत सरकार। और जो उसे नौकरी दे रहा है उसको 3,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा, क्योंकि वो नौकरी दे रहा है लोगों को। तो जितने ज़्यादा लोगों को नौकरी देगा तो सामने वाले को 3,000 रुपये का प्रति व्यक्ति इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये हिंदी में भी दिया गया है, इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। अगला, एक फेथ कॉन्क्लेव हुआ है। अब फेथ क्या है? इसका फुल फॉर्म अंग्रेजी में याद रखना है, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ये फेथ कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ है। इसकी थीम क्या है? इंडियन टूरिज्म इनविंसिबल स्पिरिट। इस PDF में जो पॉइंट लिखे हैं, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी फालतू चीज़ नहीं है। इसको आपको पूरा नोट करना है और अच्छे से रिवाइज करना है, भले 2 बार रिविजन करना पड़ जाए। ठीक है, हिंदी में भी दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसका विषय क्या था? भारतीय पर्यटन, अजय भावना। ठीक है, अगला पॉइंटर है सेकेंड ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025। ये करवाया गया है मध्य प्रदेश सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, या केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है टूरिज्म का, उसके द्वारा करवाया गया है। कहाँ पे करवाया गया? उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में करवाया गया है। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है रूहुमैंटिक। इसको हिंदी प्लस इंग्लिश रूहुमैंटिक, रूहुमैंटिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंटर जो वो है 17th CII ग्लोबल मेडटेक समिट। ग्लोबल मेडटेक समिट CII के द्वारा करवाया जा रहा है। CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज।
आपके लिए होमवर्क का सवाल है, CII कब एस्टेब्लिश की गई थी, कब बनाई गई थी, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है CII, और इसका अभी चीफ कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको होमवर्क में इसी वीडियो के साथ नोट करनी है। तो 17वां CII ग्लोबल मेडिटेक समिट जो हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। इस बार की थीम है इनोवेटिंग फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। इस बार की थीम आप हिंदी में एक बार देख सकते हैं, स्वस्थ भविष्य के लिए नवाचार, भारत में निर्माण, विश्व के लिए निर्माण, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंटर जो है वो 15वां इंडिया जापान एनुअल समिट हुआ है, ठीक है। किनके द्वारा किया गया है, तो PM नरेंद्र मोदी और जापान के PM शिगेरू इशिबा। कहाँ पे हुआ है, टोक्यो जापान में हुआ है, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते हैं, 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के द्वारा किया गया है, टोक्यो जापान। टोक्यो जापान की राजधानी है। अब जापान से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हम जापान के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसको धर्मा गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं। 2025 में जो छठवां एडिशन एक्सरसाइज का हुआ, 6वीं बार एक्सरसाइज जो की गई है जापान के साथ, वो है धर्मा गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज। कहाँ पे हुई है, माउंट फूजी। माउंट फूजी एक जापान का एक पर्यटन स्थल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। माउंट फूजी जापान का एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पे धर्मा गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज का 6वां एडिशन किया गया है, ठीक है। ये हिंदी में लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और अगला वीडियो कौन सा चाहिए, तो अगला वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बना दिया जाएगा। धन्यवाद।